शो ताल ठोक के और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। आज की बहस उस पॉलिटिकल फैशन पर है जिससे कोर्ट भी चिंता में। 24 मई को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जजों पर आरोप लगाना आजकल फैशन बन चुका है और जितना मजबूत जज होता है उस पर आरोप उतने ही खराब लगाए जाते हैं। अब आज की खबर पर आते हैं। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने वाराणसी में जिला कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। इससे भविष्य में दंगे की भविष्यवाणी की है। महबूबा मुफ्ती ने पहले ट्वीट किया और फिर बयान दिया। एक बयान AIMTLB मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी दिया और ये कहा कि ऐसा ना हो कि मुसलमानों का कानून पर से भरोसा उठ जाए। लेकिन आज हमारी बहस का फोकस उस ट्रेंड पर है जिसकी चिंता जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी जताई थी। निचली कोर्ट के फैसलों पर सवाल खड़े करना, उसे ऊपरी कोर्ट में चैलेंज करना, ये नई बात नहीं है, कानून में इसका प्रावधान है। लेकिन अब जो ट्रेंड शुरू हुआ है वो कोर्ट की मंशा पर सवाल उठाने का है। ये साबित करने की कोशिश का है कि जजेस को और जुडिशरी को सरकार चला रही है, फिर चाहे वो हिजाब का मैटर हो, सड़क पर नमाज या फिर लाउडस्पीकर का मामला या फिर ताजा ज्ञानवापी का मुद्दा। फैसला मन मुताबिक आए, मन को अच्छा लगे तो न्याय में और न्यायालय में विश्वास है, और अगर फैसला इच्छा के उलट आए तो ये नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश होती है कि अदालतें तो सरकार के इशारों पर नाच रही हैं। ऐसे ही दबाव का इशारा कल ओवैसी द्वारा भी किया गया और महबूबा ने तो अदालतों को सीधे तौर पर बीजेपी सपोर्टर बता दिया। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए आप। हर हर महादेव, बोलो शिवहर भरी माता की जय। एक लॉ पास हुआ है, उसके बावजूद भी अगर कोई कोर्ट अपनी ही कोर्ट्स की रूलिंग को ना माने और बीजेपी के नैरेटिव को आगे चलाए। पार्लियामेंट के एक्ट ने जो कहा गया कि आप कोई तोड़ नहीं सकते, ना मंदिर को तोड़ सकते हैं जो है, या मस्जिद को तोड़ सकते हैं, या चर्च को तोड़ सकते हैं, ये कहा है। इसमें कहाँ तोड़ने की बात है? वन का एक्ट क्या कह रहा है? अगर आप कोई ऐसा काम करेंगे जिससे नेचर ऑफ द रिलीजियस प्लेस चेंज हो जाता है तो फिर 91 का एक्ट किस माने में रखता? बोलिए आप, क्या माने रखता? मैं तो समझता हूँ कि उनकी हार हुई है, उनको ये मान लेना चाहिए या अपील में जाना चाहिए। परंतु उनका जो भी उन्होंने सामने रखा कोर्ट के सामने, उसमें कोई दम नहीं है। बदकिस्मती से जो कोर्ट का फैसला आया है वो अपने ही रूलिंग को नकारते हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी के नैरेटिव को सपोर्ट होता है उससे। कोर्ट निष्पक्ष है तो वहाँ से निर्णय मिला है और ये तो साक्ष्य और प्रमाण है कि किस प्रकार से औरंगजेब ने उस मंदिर को तोड़ा था। तो सुना आपने ज्ञानवापी पर महबूबा मुफ्ती 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दे रही हैं। उन्हें पता है कि कोर्ट में सुनवाई और सबूतों की क्या अहमियत होती है। अभी तो मामला सुनवाई की पहली सीढ़ी पर आया है, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने पहले ही नतीजा निकाल लिया कि ज्ञानवापी पर जिला कोर्ट का फैसला सरकार प्रायोजित है। और तो और उन्होंने भविष्यवाणी भी कर दी कि इस फैसले के बाद देश में दंगा हो सकता है। ऐसे में सवाल यही है कि फैसले से चोट तो क्या सियासत को न्याय में खोट दिखाई देने लगता है? कोर्ट का सम्मान भी क्या सुविधाजनक तौर पर करेगी सियासत? और साथ ही ज्ञानवापी पर दंगे की भविष्यवाणी क्यों की जा रही है? ये वो सवाल है जिन पर हम ताल ठोकेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ स्वामी दीपांकर हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। हमारे साथ सुबुही खान हैं, एडवोकेट हैं, और नीलोफर मसूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस से। नीलोफर मसूद,
अदालतों को लेकर इस तरह की बयानबाजी करना, उनमें पॉलिटिकल नैरेटिव तलाशना, क्या इसे रेस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स माना जा सकता है? देखिए आदिति जी, जो महबूबा जी ने कहा है, जो टिप्पणी उन्होंने की है, मुझे लगता है अगर पीडीपी के रिप्रेजेंटेटिव होंगे आपके क्वेश्चन से पूछे। मैंने आपसे ये पूछा क्या इसे रेस्पॉन्सिबल बयानबाजी माना जा सकता है? एक चीज यहाँ पर आदिति जी कहूंगी, जो 2014 के बाद हमारे देश में सिचुएशन है, अगर आप उसको बिल्कुल एक ट्रांजैक्शन में देखेंगे किस तरीके से एक समुक्ष जो हमारा कम्युनिटी है मुसलमानों की, उन पर कटाक्ष करना, उनके ऊपर, उनके मजहबी चीजों के ऊपर जो इंटरफ्रेंस जो है वो कंटिन्यूअसली किसी न किसी तरीके पर चल रहा है। अब जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में ये हुआ है, ये हमारे प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहां पर ये एक और मसला जिसमें मुसलमानों और हिंदुओं को आपस में भिड़ने का फिर से वो माहौल बना दिया जाता है। आप देख लीजिए, इससे पहले भी बाबरी मस्जिद का मसला आया, उसके बाद ट्रिपल तलाक, उसके बाद कॉन्सिक्वेंसीज में अजान का, कहीं लाउड स्पीकरों का, कहीं प्लेसेस का जो डिजिग्नेट की गई थी नमाजों के लिए, उसको भी खत्म कर देना। साथ में अगर आप देखेंगे कि रिसेंटली किस तरीके से कोशिश की जाती है कि एक रिलीजन बेस्ड जो इसका अपना जिसको वो बिलीव करता है, उसके अगेंस्ट एक और फिका खड़ा हो जाए, मेरे ख्याल से हमारे देश के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्योंकि रिलीजन्स दे आर क्लोज टू योर हार्ट, आपकी क्लोज नजदीकी अपने दिल से जो जुड़ी हुई चीजें होती है, एक रिलीजन होता है। तो सेंसिटिव मसले होते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि जिस तरीके से एक टेबल पर लाकर हम बातें करें, या मैं आपसे सवाल क्या पूछ रही हूँ, चलती आ रही है निलोफर मसूद, आप अपने पॉलिटिकल नैरेटिव पर आ गई। मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ, अदालत को लेकर सवाल पूछ रही हूँ। निचली अदालत के फैसले को चुनौती देना किसी का भी अधिकार है, और बाकायदा इसकी एक प्रक्रिया है, उसे कोई चैलेंज नहीं कर रहा है। सबको वो अधिकार है, जो अपने उस अधिकार को एक्सरसाइज करना चाहे बिल्कुल करे। लेकिन अदालतों की मंशा पर सवाल उठाना, अदालतों को ये कहना कि ये पॉलिटिकल प्रेशर में काम कर रही हैं, क्या ये सही है? देखिए सही है या नहीं है, मेरे ख्याल से जो इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस हमारे सामने आए थे, फिर उन्होंने किस तरीके से बातें रखी वो तो कहीं छुपी नहीं है। और मैं एक चीज यहाँ पर जरूरी कहना चाहूंगी, सिविल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 89 है, जहां पर ये मीडिएशन का है, जहां पर आप दोनों पार्टीज को ला सकते हैं और पार्टी उनको बिठाकर सामने कोशिश कर सकती है कि ये मुद्दे जो क्लोज टू हार्ट टू एवरीबॉडी है और हमारे देश की सुरक्षा को लेकर, पीस को लेकर, ये चीजें जो होती है उनको दोनों पार्टीज को सामने लाना, कोशिश करना कि एक अच्छे माहौल में वो चीजें जो है जिस तरीके से चल रही थी वैसे ही चले। जो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ ना, आपने खुद ही ये कहा कि मैं नहीं जानती कि सही है कि नहीं है, इसीलिए मैं कह रही हूं जिसे लेकर 100% श्योरिटी ना हो और उसमें आपकी डेमोक्रेसी का एक मजबूत पिलर इन्वॉल्व हो, तो थोड़ा सा उसे राजनीति से दूर रहने देना चाहिए। इसीलिए कह रही हूँ मैं वापस आऊंगी आपसे, मैं क्लैरिटी की उम्मीद करती हूँ क्योंकि आप खुद एक लॉयर हैं, तो मैं आपके पास आगे आऊंगी। मैं, मेरे साथ और पैनलिस्ट हैं, मैं एक कमेंट सब पैनलिस्ट का लूंगी प्लीज। फारूक इंकलाबी, अदालतें दबाव में काम करती हैं, बीजेपी के दबाव में काम करती हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अदालतें बीजेपी के दबाव में काम करें या ना करें, इसका मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एक्ट है, जब खिलाफ वर्जी की जाती है, उस में जब क्लियर लिखा हुआ है कि 15 अगस्त 1947 के 15 अगस्त 1947 से पहले की जो भी मजहबी मकामात है, उसमें मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, जो भी मजहबी कहीं पे भी कोई जगह है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। तो ये जो एक्ट है 1991 का, उसमें ये भी प्रोविजन है कि जो अदालतें हैं उनके लिए भी एक प्रोविजन है कि कोई भी केस जो है किसी भी अदालत में इस मामले में नहीं सुना जाएगा, और अगर अदालतें उसी एक्ट की खिलाफ वर्जी करती हैं तो फिर कहीं ना कहीं शक के दायरे में जाती है कि कहीं पर पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो फारूक इंकलाबी जी, है भारतीय जनता पार्टी। फारूक इंकलाबी जी, आपको पता है मामला कहाँ गया था और कहाँ से आया? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। कोर्ट में ला करके फारूक इंकलाबी, आपको पता है ये मामला कहाँ गया था और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये मामला कैसे आया? आपको पता है या नहीं पता है कि अदालतें सुनेंगी या नहीं सुनेंगी?
आप बताइए कहां से आया ये मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, किसने भेजा था? जो है अगर 1947 से बाद, और दूसरी बात सुनिए सर, ना पहले पॉइंट पर रहिए, पहले पॉइंट पर रहिए कि अदालतें सुन ही नहीं सकती हैं। सुन लीजिए सर फारूक इनकलाबी, सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए मेरी बात। आप ये कह रहे हैं अदालतें सुन नहीं सकती, ये मामला कहाँ गया था सर? 1947 के बाद। अरे उस पॉइंट पर भी आऊंगी सर मैं, 1947 वाले पॉइंट पर मैं आऊंगी। हम वकील नहीं है या हम जजेस नहीं है कि हम इसमें जजमेंट दे देंगे। आप पहले मुद्दे पर रहिए मेरे साथ, आप मुद्दे पर रहिए, आपकी नेता का जो स्टेटमेंट है उस पर रहिए। आपने कहा कि अदालतें सुन नहीं सकती, आपको पता है ये मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैसे पहुंचा? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। मुझे आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अब आवाज ही नहीं आ रही आपको मेरी? आवाज आ रही है मेरी अब? जी जी। अच्छा ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैसे पहुंचा ये मामला, आपको पता है? किसने भेजा? देखिए एक्ट है 1991 का। आपसे जो मेरा पहले सवाल है सर उस पर बात कीजिए। पहले जो सवाल है, आपने एक पॉइंट रखा था उसी से सवाल है ये, आपने एक पॉइंट रखा था उसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, उस पॉइंट पर रहिए पहले मेरे साथ। फिर मैं 1947 की जो आप स्टेटस को की बात करें मैं उस पर भी आपसे बात करूंगी, बिल्कुल बात करूंगी, क्योंकि बीते 24 घंटों में जी न्यूज ने इस पर बाकायदा तमाम एक्सपर्ट से बात की है, तो उस पॉइंट से मैं कहीं भाग नहीं रही हूं। मैं उस पॉइंट पर भी आपकी जो काउंटर लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट है इसके खिलाफ वो आपके सामने रखूंगी। आप ये बताइए पहले, अभी आपने कहा कि अदालतें सुन नहीं सकती, आप ये बताइए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैसे पहुंचा ये मामला, किसने भेजा? आवाज नहीं आई, मुझे आवाज नहीं आपकी आई। जरा ये टेक्निकल ग्लिच फिक्स कराइए, ये टेक्निकल ग्लिच फिक्स कराइए प्लीज। कलीमुल हफीज, ये अदालत का फैसला मनमाफिक हो तो सब ठीक है, बढ़िया है, देश में अदालतें हैं, वो राइट्स को प्रोटेक्ट कर रही हैं। मनमाफिक ना हो तो वो दबाव में है, उनके मंशा पर ही सवाल उठा दो। अदालतें आरोपियों वहां पे कटघरे में खड़े किए जाते हैं, अदालत को ही कटघरे में खड़ा कर दो, ये नया ट्रेंड है। आदित्य जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भेजा था तो ये भी कहा था कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए, अगर वहां से रिलीफ ना मिले तो हाई कोर्ट में जाइए, और हाई कोर्ट से भी रिलीफ ना मिले तो फिर हमारे पास आइए। तो ऐसी बात नहीं है, हम ये मांग करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि इंतजामिया कमेटी अब इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएगी, और वो इसलिए जाएगी कि जो 1991 एक्ट बना जिसका मकसद ही ये था कि इस तरह के जितने भी तनाज़ात हैं सबको रोक दिया जाए, चूंकि ये एंडलेस विवाद हो जाएगा। पहले वो 3000 की लिस्ट थी, फिर कोई 30,000 हुई, फिर वो 40,000 हुई। तो आप ये देखिए अगर इस तरह के विवाद छिड़ेंगे तो ये मुल्क कहाँ जाएगा, ये तरक्की कब करेगा, क्या ये झगड़ों में पड़ता रहेगा? दूसरी बात, लोकतंत्र में अगर कोई माइनॉरिटी के खिलाफ आप इतना तशद्दुद भड़का देंगे, इतना माहौल उसके खिलाफ कर देंगे, तो आखिर वो लोकतंत्र सेहतमंद कैसे रह पाएगा? तो यही तमाम खदशात को देखते हुए इंतजामिया कमेटी हाई कोर्ट जाएगी। इन्हीं तमाम खदशात को देखते हुए 91 एक्ट बना था, इन्हीं तभी खदशात और हिंदू चरमपंथ ताकतों के मंसूबों को देखते हुए पार्लियामेंट ने यह डिसीजन लिया था, और उन्हीं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जब बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का फैसला किया था तो उसमें इस एक्ट को इस बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा बताया था। तो सवाल अब यह है कि ये सारी कवायद फिर वो जीरो हो जाएगी अगर इस तरह की ये चीजें शुरू हो गई। इसी को लेके हमने ये कहा कि पूरे मुल्क में इससे नुकसान होगा, एक बेइत्मीनानी का माहौल बन सकता है। इसी खदशे को हम जाहिर करते हैं और इसी के लिए हम कोशिश हैं, और हम चाहेंगे कि हाई कोर्ट में अब हमें इसका न्याय मिले। कलीमुल हफीज जी, निचली अदालत के फैसले को रिव्यू करना जी, उसके खिलाफ अपील करना, उस पर फैसला सुनाना, ये किसका काम है? सियासत का काम है या ऊपरी अदालत का काम है? नहीं, ये बताएं पहले मुझे। ये संवैधानिक अधिकार है हमारा, आप रिव्यू कर देंगे। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि अगर अदालत के फैसले से हम संतुष्ट ना हो तो हम उससे बड़ी अदालत में जाएं। तो मैंने उस अधिकार को आपने शायद सुना नहीं, मैंने शुरू में ही कहा ये लोकतांत्रिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन उसकी गारंटी देता है, लेकिन अदालतों की मंशा पर सवाल उठा देना इसका राइट भी देता है कॉन्स्टिट्यूशन। जजेस को पार्टी वर्कर बना देना ये कौन सा अधिकार है भाई? जो देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, जो लॉयर हैं या जो एक्स जजेस हैं,
वो सब दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं। हिंदुस्तान में सारी अभी फोर्सेस मौजूद हैं, वो सब बता देती है कि कहां कंप्रोमाइज हो रहे हैं लोग और कहां कंप्रोमाइज नहीं हो रहे हैं। लेकिन एज ए पॉलिटिकल पार्टी हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम आम जन भावनाओं को देश को बताएं, हम सरकारों को बताएं कि आखिर ये तुम्हारी नाअहली से, सरकार के ये भेदभावपूर्ण रवैये से आज ये माहौल खराब हो रहा है। अच्छा, सरकार जब चाहती थी तो उसने काशी मथुरा में फैसला कराया था, कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह में फैसला हुआ था। जजेस को पार्टी वर्कर बता देना ये कौन सा लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, मुझे सवाल का जवाब चाहिए। किसने बताया? हमने तो नहीं कहा, हमने तो नहीं कहा कि जजेस पार्टी वर्कर है। अदालतों की मंशा पर सवाल उठाना ये किसका लोकतांत्रिक, ये कहां पे संवैधानिक अधिकार है? नहीं, देखिए हमने तो ये कहा कि जब सरकारों की मंशा साफ होती है तो काशी कॉरिडोर में ही एक प्लॉट मुसलमानों से लिया गया और एक प्लॉट मंदिर वालों ने मुसलमानों को दिया। क्योंकि सरकार चाहती थी उस काम को करना, तो सरकार ने एमिकेबली करा लिया। लीगैलिटी में जा रहे हैं? मैं आपसे बहुत सिंपल सवाल में नहीं जा रहा हूं सर, मैं आपसे बहुत सिंपल सवाल पूछ रही हूँ। क्या पूछ रही हैं? अगर लीगैलिटी में ही जाना होगा तो आप जिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं, कल सुब्रमण्यम स्वामी इसी प्रोग्राम में हमारे साथ थे और जी न्यूज के दर्शकों ने उन्हें भी सुना था। उन्होंने ये कहा किसी के पूजा करने के अधिकार मांगने से मस्जिद नहीं हटाने की मांग की जा रही है, वहां पर नेचर ऑफ प्लेस नहीं चेंज हो रहा है। देखिए, वो मांग नहीं की गई है, उसमें वहां पूजा होती आई है, एक कोने में पूजा की बात की जा रही है। और आप सुन लीजिए, अगर वो रिएक्शन हो तो मैं चाहूंगी हमारे प्रोड्यूसर साहब सुनवा दें जरा सर को। अभी लीगल एक्सपर्ट्स की बात कर रहे हैं ना सर आप, तो डिवाइडेड ओपिनियन है, उसमें आपको अगर सूट करता है तो आप उसकी ओपिनियन उठा लेते हैं, अगर आपको सूट नहीं करता तो आप कह देते हैं कि अरे ये तो जजेस जो हैं वो तो पार्टी के प्रेशर में काम कर रहे हैं, ये तो सरकारें चला रही हैं इन्हें। ये जो कन्वीनियंस है ना अदालतों को लेकर, मेरी आपत्ति उस पर है। आप सुन लीजिए सर, आप सुनिए क्या कहा डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने, सुनवा दीजिए। बाबरी मस्जिद 1991 की जो एक्ट है उसमें इतना ही कहा है कि राम मंदिर को छोड़कर बाकी जो मंदिर मस्जिद ये सारे हैं 15 अगस्त 1945 के टाइम से उसको कोई छू नहीं सकता, उसका कोई विवाद नहीं उठा सकता, उसके लिए उसको ध्वस्त करने के लिए कह नहीं सकता। ऐसे उसमें धाराएं हैं। और इसमें कि तुम किसी जगह में पूजा नहीं कर सकते हो ये तो नहीं लिखा है। अब ये महिला जो लोग हैं उन्होंने ये नहीं कहा कि ज्ञान व्यापी मस्जिद को तोड़ दो, उन्होंने कहा कि यहाँ एक छोटे से किनारे में जहाँ मंदिर का एक हिस्सा भी है जो मस्जिद के साथ, मस्जिद की इमारत के साथ जुड़ गई है, वहाँ शिवलिंग है, तो इसीलिए हम वहाँ पूजा करने चाहते हैं। अब इसको कहाँ से कहाँ ला गए ये, वो तो जो पार्लियामेंट ने जो एक्ट पास की थी उसका तो इसका कोई संबंध नहीं है। वो यही कहा, पार्लियामेंट के एक्ट ने जो कहा गया कि आप कोई तोड़ नहीं सकते, ना मंदिर को तोड़ सकते हैं जो है, या मस्जिद को तोड़ सकते हैं, या चर्च को तोड़ सकते हैं, ये कहा है। इसमें कहाँ तोड़ने की बात है? हाँ जी बताइए कलीमुल हफीज जी, आप बता दीजिए मुझे। आप लीगैलिटी में जा रहे थे, ये आपको लीगैलिटी पर जवाब है, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही हूँ ये संवैधानिक अधिकार कहाँ है कि अदालतों की मंशा को क्वेश्चन किया जाएगा जब फैसला सूट ना करता हो? देखिए मैडम, क्या है कि ये केस शुरू हुआ माता गौरी श्रृंगार की पूजा से। सर मैं केस में और बात कहां तक चली गई? सर्वे पे आई, सर्वे के बाद उन्हें अचानक उन्हें वुजू खाने में के फाउंटेन में शिवलिंग नजर आया। ना तो मेरा सवाल आपसे मैंने काम इसी तरीके से यही काम बाबरी मस्जिद में हुआ था कि अदालतों की मंशा को क्वेश्चन करना आप लोग रियलाइज कर रहे हैं कितना डेंजरस ट्रेंड है। मैं जवाब दूं मैडम? हाँ सर, मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ सवाल का जवाब दीजिए आप मुझे केस की लीगैलिटी मत बताइए सर। मैं सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ। हाँ तो आइए प्लीज 20 सेकंड से मुझे दूसरे केस को जवाब सुन लीजिए ना जी। अच्छा ठीक है, देखिए बाबरी मस्जिद में भी सेम हुआ था, जब मूर्तियां रखी गई रात के अंधेरे में, सवाल का जवाब उसके बाद उस पर ताला लगा दिया गया कि साहब यहाँ मूर्तियां मेरे सवाल का ये वो सवाल का जवाब नहीं है। शिलान्यास कर दिया गया। अदालतों की मंशा पर सवाल खड़े करना ये कौन सा संवैधानिक अधिकार है?
ये हमारा भारतीय लोकतंत्र संवैधानिक अधिकार है। भारत का संविधान हमें ये इजाजत देता है कि अगर अदालतों की प्रक्रिया से हम ना मतलब संतुष्ट ना हो तो हम उसके हायर वर्जन पर जाएं या हाई कोर्ट जाएं। हाँ, तो इसमें और अदालतों की मंशा पर सवाल खड़ा करने में अंतर है कलीमुल हफीज। यही मैं तब से कह रही हूं, यही बात मैं कह रही हूं पिछले 25 मिनट से कि किसी लोअर कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज करना और अदालत की मंशा पर सवाल खड़े करना, दोनों में अंतर होता है सर, बहुत अंतर होता है। अब आप जवाब लीजिए सुबुही खान, उसके बाद शलभ मनी त्रिपाठी, जल्दी जल्दी प्लीज। अदिति, जब कभी सत्य को पराजित ना किया जा सके तो जो वक्ता वो सत्य को बोल रहा है उसको डिस्क्रेडिट और बदनाम करने की कोशिश की जाती है। आप अगर बोलेंगी तो आपको कह दिया जाएगा आप तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का साथ दे रही हैं। स्वामी दीपांकर जी कहेंगे उनको संघी बोल दिया जाएगा, शलभ जी कहेंगे उनको भाजपाई बोल दिया जाएगा, मैं कहूंगी तो मुझे मुनाफिक और काफिर बोल दिया जाएगा। दुनिया जहान के तमगे लगा दिए जाएंगे लेकिन सत्य पे बात नहीं की जाएगी। अभी बीच में मत बोलिए अदिति, देखिए फिर बीच में बोले, सुन लीजिए भाई साहब। कलीमुल जी, नीलोफर जी और इनकलाबी जी माशाल्लाह पूरी शिद्दत के साथ कानून 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 और न्यायपालिका की बात कर रहे थे। एक बात तो बताइए भाई साहब, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या कहता है? सिंपल भाषा में बताती हूँ, कंफ्यूज मत करिए जनता को। 15 अगस्त 1947 तक जो भी धार्मिक स्थान, जो भी धर्म के स्थान जिस रूप में थे, जिस समुदाय के पास थे, वो उन्हीं के पास रहेंगे, उन पे कोई फेरबदल नहीं की जा सकती है। अरे श्रृंगार गौरी पर फैसला है, श्रृंगार गौरी 1947 तो छोड़िए, 1998 तक हिंदुओं के पास था। 1992 में उन पे पूजा अर्चना पे विवाद उठा, 98 में वहां पे पूजा बंद की गई, उसके बाद 2002 में दोबारा परमिशन दी गई पूजा करने की, लेकिन साल में सिर्फ एक बार। तो अब जो पिटीशन डली थी वो उन महिलाओं ने इसके लिए डाली थी कि हमें रोज इजाजत दी जाए। इसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहां से आ गया भाई? आप लोग ना तो लीगैलिटी पे बात करते हैं, जजेस पे उंगली उठानी आपने शुरू कर दी। न्यायपालिका केवल ये कह रही है कि इस केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं होता। न्यायपालिका केवल ये कह रही है कि इन्हें सुनने का अधिकार मिलता है, इनको सुनना चाहिए। दे डिजर्व टू बी हर्ड, दे डिजर्व टू बी लिसन्ड। आप वो भी नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पर बैठकर अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी और अपनी राजनीति खेलना शुरू कर देते हैं। कलीमुल हफीज जी, इनको ये बात नहीं मालूम कि जब विवाद हुआ सर्वे से शुरू, और सर्वे में जब मस्जिद के अंदर चले गए और वुजू खाने के अंदर से जो विवाद वकील साहब ने अपनी बीमारी का बहाना लेकर जो वुजू खाने के फाउंटेन को शिवलिंग बताकर जहां से विवाद शुरू हुआ, ये विवाद वहां से शुरू हुआ है कि जो मस्जिद का जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, जो नेचर है, बदलने की कोशिश की गई। और दूसरी बात, आप इन्हें चुपाइए, इन्हें खामोश करिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। उसमें अदालतों को ही कटघरे में खड़ा कर दो। हमारे साथ शलभ मनी त्रिपाठी, एक सेकंड रुक जाइए। शलभ मनी त्रिपाठी जी, मैं चाहती थी आप सुन लें आपके ओपोनेंट्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। सब एक सुर में एक बात कह रहे हैं, आपकी पार्टी, आपकी सरकार न्यायपालिका पर दबाव बनाती है। आपका जवाब? देखिए, मैं 3 बातें कहूंगा अदिति जी, पूरी डिबेट मैंने बहुत ध्यान से सुनी। पहली बात की जो बात आज महबूबा मुफ्ती साहब ने कही है, इसी तरह की बात अगर आपको याद हो तो राम मंदिर पर जब निर्णय आ रहा था तब भी बहुत सारे लोगों ने कहा था कि खून की नदियां बह जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या हुआ? एक मच्छर भी नहीं बना। निर्णय आया, दोनों वर्गों के लोगों ने बहुत अच्छे से उस पूरे निर्णय को सुना, उसका पालन किया, उस आदेश को माना। आज स्थितियां किस तरह की है? बिल्कुल एक सामान्य स्थिति हो चुकी है। दूसरा कि इस बात का डर दिखाकर कि खून खराबा हो जाएगा, दंगे हो जाएंगे, फसाद हो जाएंगे, आप सत्य को दबा नहीं सकते। अगर आप इसका मतलब कि आप पहले ही मान रहे हैं कि नहीं, सत्य कुछ है वहां पर जिसको आप छुपाना चाहते हैं, उस सत्य को आप नहीं चाहते कि दुनिया के सामने आए, इसलिए आप डर दिखाते कि नहीं साहब अगर आप ऐसा करेंगे वैसा करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सत्य तो सत्य रहेगा, और सत्य क्या है? अदालत को निर्णय लेना है। ये निर्णय लेने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं, न यहाँ पर जितने सारे लोग बैठे हैं ये तय नहीं करेंगे क्या सत्य है क्या असत्य है, ये ऑनरेबल कोर्ट को तय करना है। दूसरी बात कि हम सब बैठे यहाँ पर दुनिया भर की डिबेट कर रहे हैं कि क्या एक्ट है, क्या चीजें हैं। ये निर्णय तो पहले भी एक बार हुआ था, अगर आप इतिहास में उठाकर देखिए कि एक बार पहले भी कोर्ट ने कहा था कि वहां पर सर्वे होना चाहिए, और तब सरकारों ने कह दिया था कि नहीं साहब सर्वे इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर खून खराबा हो जाएगा। तो क्या वो इंसाफ था?
अब आज अगर कोर्ट कह रही है कि नहीं साहब ये मामला सुना जाना चाहिए, ये मामला चलने देना चाहिए, तो इतने सारे लोग बैठे हैं, मुझे लगता है कि हम में से कोई भी इतना विद्वान नहीं है, इतना जानकार नहीं है, जिससे ज्यादा जानकार, जिससे ज्यादा विद्वान लोग कोर्ट के भीतर बैठे हैं, अदालतों के भीतर बैठे हैं, वहां पे न्यायाधीश है, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को देखा है। तो अगर कहीं किसी निचली अदालत से कोई त्रुटि हुई है तो उसको देखने के लिए संविधान है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक संविधान बनाया है, उस संविधान को आप दरकिनार नहीं कर सकते, उस संविधान का आप माखौल नहीं उड़ा सकते, आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांतों के उलट नहीं जा सकते। अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ गलत हुआ है तो आप जाइए, आप हाईकोर्ट जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, लेकिन बैठकर ये बात कहना कि नहीं साहब अदालत ने गलत फैसला दे दिया, हम अदालत को नहीं मानते, ये सेलेक्टिव नैरेटिव लेकर क्यों चलते हैं? जब ताजमहल को लेकर कुछ लोगों ने कहा कि नहीं साहब वहां पर मंदिर था और तमाम सारी चीजें थी, तब भी कोर्ट ने एक फैसला दिया था, तब तो किसी समाज ने नहीं कहा कि नहीं साहब अदालतें मैनेज होती हैं, या अदालतों ने गलत कार्रवाई दी, या अदालत ने गलत आदेश सुनाया। ताजमहल को लेकर भी ऑनरेबल कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था और हर वर्ग के व्यक्ति ने उसका सम्मान किया। तो ये सेलेक्टिव अप्रोच लेकर अगर आप चलेंगे तो समाज में आप हाशिए पर चले जाएंगे। मेरा सिर्फ ये निवेदन है कि ऑनरेबल कोर्ट के भीतर ये मामला चल रहा है, ऑनरेबल कोर्ट को तय करने दीजिए क्या सही है क्या गलत है। कलीमुल हफीज, इस पर जवाब दीजिए। अभी ये जो उठाया पॉइंट यहाँ पर शलममणि त्रिपाठी जी ने, इन्होंने कहा जब ताजमहल पर फैसला आया तब तो अदालत मैनेज नहीं दिखी किसी को, तब किसी ने नहीं कहा, फिर आज क्यों कहा? देखिए, आप इसकी ग्रेविटी समझिए। आप ग्रेविटी ये है कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद के मामले को लेकर पूरे हिंदुस्तान में दंगे भड़के थे और किस तरीके से एक कानून का ही मजाक उड़ा था, किस तरीके से वो सरकारों के हलफनामे दाखिल करने के बाद दिन के उजाले में मस्जिद को ढाया गया था। यानी बड़े बड़े नेताओं ने, खुद बीजेपी के नेताओं ने यह कहा था कि आज हमारे लिए शर्म से हमारा सर झुका जाता है। तब भी ना गिराने वालों को कोई सजा हुई, ना मूर्ति रखने वालों को कोई सजा हुई। चूंकि वो मस्जिद का ढांचा गिर गया, इसलिए अदालत का फैसला भी दूसरा आ गया। हमारा अप्रीहेंशन ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब इस बार फिर दोबारा से वही सारी प्रक्रिया दोहराई जाए। इसलिए हमने एज ए पॉलिटिकल पार्टी एक वर्कर के हैसियत से देश को, सरकार को ये बात चिताई है कि ये मुल्क के लिए, लोकतंत्र के लिए, अल्पसंख्यक के लिए ये अच्छा नहीं है। आपको जो भारत की संसद ने एक्ट बनाया है उसके तहत इस मामले को शुरू ही में निपटा देना चाहिए। अगर आप इसको, अभी तो ये सुना जाएगा हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा, और ये हो सकता है कि इस पर सुनने पर रोक लगा दी जाए। और शलममणि त्रिपाठी साहब की इस बात से मैं एग्री हूं कि हम लोगों से ज्यादा जो विद्वान लोग हैं वो कोर्ट में बैठे हुए हैं, तो हमें कोर्ट का इंतजार करना चाहिए। लेकिन कोर्ट के फैसले से निराशा जो हमें हाथ लगी, हमें व्यक्त करने का हमारा संवैधानिक अधिकार है। इसलिए मुस्लिम तमाम ग्रुप इस पे अपनी संवेदना, अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इस पे कोई गलत बात नहीं है, ये लोकतंत्र का हिस्सा है। कलीमुल हफीज जी, आप ये कह रहे हैं एक लाइन में कि कोर्ट में बहुत ज्ञानी लोग बैठे हैं। ये हालांकि हमें और आपको बताने की जरूरत नहीं है, हर कोई जानता है कानून की हमसे कई गुना ज्यादा समझ और एनालिसिस, कैसे उसे इंटरप्रेट करना है, हम उनका 0.1% भी नहीं होंगे। फिर दूसरी लाइन में आप ये सलाह दे देते हैं कि कोर्ट को तो सुनना ही नहीं चाहिए था। कोर्ट ने क्यों सुना? सर डिसाइड कर लीजिए कि कोर्ट आपसे परमिशन ले, डिबेट में आए, डिबेट में आए मैडम, ये हमारी डिबेट में आए और पूछे कि हाँ जी बताइए हम ये मामला सुन ले, क्या आप लोगों की इजाजत है तो हम सुन लेते हैं। आप नहीं मैडम, आप गलत इंटरप्रेट कर रही हैं। ये हमारी प्रेयर सुप्रीम कोर्ट से थी और है कि इसको नहीं सुना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उसी प्रेयर को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भेजा। एक मुझे जो आपत्ति है वो इस बात पर है, आप खुद ही को कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं सर। एक सेंटेंस में अदालत ज्ञानी है और दूसरे ही सेंटेंस में अदालत के लिए ज्ञान है। और दूसरी बात आप मुझे बताएं, आप बहुत देर से बाबरी की बात कर रहे हैं। पूजा का अधिकार किसी को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि आप, मस्जिद मेरी है और पूजा का अधिकार किसी और को दे देंगे आप, तो क्या चाहते हैं आप? आपकी मंशा क्या है? आप सिर्फ इसीलिए बाबरी मस्जिद से रिलेट पूजा होती है या नहीं होती है? उसमें भी ऐसी चोरी छिपे मूर्तियां रखी गई। अगर मूर्तियां नहीं रखी जाती तो वो अभी वहां पूजा होती है, ना वो शिलान्यास। अभी वहां पूजा होती है कलीमुल हफीज या नहीं होती है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो मामला है वो जो ज्ञानवापी मस्जिद की बात कर रहे हैं हम,
जो विवाद जहां से शुरू हो गया वो सर्वे से शुरू हुआ और सर्वे के बाद अंदर भी कंफ्यूज होने लगे। अंदर मस्जिद में जाके जब वुजू खाने में उन्होंने शिवलिंग की बात की, वहां से विवाद शुरू हुआ। आप जिस अर्जी को लेकर ये राजनीति हुई है, जो डिसमिस की गई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा, वो अर्जी क्या है? वो अर्जी क्या है? क्या है वो अर्जी? कलीमुल हफीज, क्या है अर्जी? वो क्या है वो अर्जी? आप बता दीजिए। आपने इतना अदालतों को समझाया है, आप बताइए मुझे। अच्छा, मेरा टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, चलिए सुनिए। सॉरी टू डिसअपॉइंट यू। ना 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 ना, चलिए सॉरी टू डिसअपॉइंट यू। ध्यान से सुनिए, अब ध्यान से सुनिएगा, सुनिए ध्यान से जी, बताइए। हिंदू महिलाएं जो गई, 5 हिंदू महिलाएं पूजा के अधिकार की मांग लेकर, वो सूट मेंटेनेबल है या नहीं है? ये कहा मेंटेनेबल नहीं है, ये अर्जी थी। ऑर्डर 7 रूल 11। कलीमुल हफीज जी, आप अब ये पता कर लीजिए कि पूजा का अधिकार फंडामेंटल राइट में आता है आपकी किताब में या नहीं आता है। उससे पहले मैं एक कमेंट ले लेती हूं आपसे, स्वामी दीपांकर से। थोड़ा सा ढूंढ लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर मुझे जवाब दीजिएगा। स्वामी दीपांकर। ठीक है। नहीं, मैं अदिति जितनी, और वैसे ही बताइए, आपके जीके के टेस्ट में मैं पास हुई या नहीं? कितने नंबर देंगे आप मुझे? मैडम, आप तो आपके जिस टेस्ट आप ले रही हैं लोगों का पिछले 10 साल से, वो पास है। अब आप उसमें आपके पूरे नंबर है, 100 में 100 नंबर है। आप जिसको जो कहना चाहती है, दिखाना चाहती है, दिखा रही है। समझाना कि अर्जी क्या थी, आपको बुरा लग गया। और आप इस देश में कम्युनल टेंशन की बात कर रहे थे सर। नहीं, मुझे कोई बुरा नहीं। नहीं, आप इस देश में कम्युनल टेंशन की बात कर रहे थे। जो बात कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं। अर्जी को यही नहीं समझ पाए कि कोर्ट ने कल डिसमिस किया है, आप उस पर ये कह रहे हैं इससे कम्युनल टेंशन भड़क जाएगी इस अर्जी के रिजेक्ट होने से, डिसमिस हो जाने से। ये कह रहे थे मुझसे स्वामी दीपांकर, क्योंकि आप वही सारी प्रक्रिया स्टार्ट कर देंगे जो आपने बाबरी मस्जिद में की थी। सुन लीजिए, आप जैसे पत्रकार बाबरी मस्जिद के टाइम पे भी स्वामी दीपांकर सुनिए ध्यान से। इस देश में अदालतें भी है, इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन भी है, इस देश में कानून भी है। भरोसा करना सीखिए, डराना बंद कीजिए, डराना बंद कीजिए, डराना बंद कीजिए प्लीज। सबसे कह रही हूं ये बात, हम सच्चाई सिर्फ आपसे नहीं, सबसे कह रही हूं। ये डराने वाली जो राजनीति है ना, ये जो नकारात्मक राजनीति है, ये बंद कीजिए। अदिति, मेरा प्रथम वाक्य यही है कि अब देश को डराना बंद कीजिए। जो आपने कहा, आप कैसे आकर के किसी को भी कह सकते हैं कि बोले कि अगर जो इस तरह का निर्णय आया, क्या आपके इस विचार से अदालतों में निर्णय आने बंद हो जाएं? क्या जज साहब निर्णय देना बंद कर दें? इसी तरह की बात जैसे अभी शलभ भाई ने कही, राम मंदिर से पहले भी कही गई थी। शांति से सब कुछ हुआ ना, मगर अर्थ कहने का कुल मिलाकर के यह है कि हम कैसे इतना हौसला जुटा लेते हैं कि हम देश को डरा भी पाए और हम पर कोई कार्रवाई नहीं, और अगर जो कार्रवाई हो तो इस बात को कह करके धता कर दें कि नहीं हमारा अधिकार है। कल क्या क्या कुछ नहीं हुआ। एक ने कहा कि अदालतें मैनेज हैं, एक ने कहा कि जज साहब मैनेज हैं, और आज कह रहे हैं दंगे भड़क जाएंगे। कुछ कहते हैं कि बीजेपी की परिपाटी या विचारधारा से प्रभावित हैं। मतलब अर्थ यह कि आप अपने ही देश के लोकतंत्र के पिलर को क्यों दरकने पर मजबूर कर रहे हैं, क्यों उनको तनाव देने पर मजबूर कर रहे हैं। आप भारत के किसी चैनल पर बैठे हैं अदिति, और आप बात वो करते हैं जो यहां से 7 समंदर पार होती है। पश्चिम की ओर देख करके दिया जलाने वाले भारत की न्याय व्यवस्था को आईना दिखाने की बात करते हैं। आप सब अपनी चर्चा, अब तकरीबन आधे घंटा 35 मिनट से मैंने सुना, खूब चर्चा हुई, मगर कोई एक कहने को तैयार नहीं कि कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसमें पूजा होती हो श्रृंगार गौरी की। मेरा यह यक्ष प्रश्न है अदिति। दूसरा मेरा प्रश्न है कि किस प्रकार आपकी चर्चा करने के लिए वहां से महबूबा जी बोली, यहां से कलीमुल बोले, वहां से ओवैसी जी बोले। अरे कोई हमारी 100 करोड़ लोगों की आस्था पर बात भी ना करे, और अगर जो कोई बात करे तो उसको इस तरह से डराया जाए कि दंगे हो जाएंगे। यह तो फेयर नहीं है ना साहब। मतलब 100 करोड़ लोगों की आस्था नहीं है। जो आप कह दें वो सही, ना कोई खाता ना कोई बई। ये कितना सत्य है, ये कितनी हकीकत है, ये कितना फसाना है। आप खुद से क्यों नहीं पूछते सर? कितने लोगों की टकटकी लगाई आंखें देख रही हैं कि कोई निर्णय आए, और निर्णय आया तो क्या सुनने योग्य है कि हां भाई सुनने योग्य है। अब उस सुनने पर भी आप लोगों को ऐतराज है। मेरा प्रश्न है कलीमुल हफीज साहब से कि कौन सी मस्जिद है जिसमें पूजा होती थी?
बताइए आप। जवाब दे दूं आपको, मैं जवाब दे दूं, दीजिएगा यही जवाब दे दूं। ये हमारे जो धर्मगुरु हैं दीपांकर जी नहीं, आप जो हैं, मैं हैरान आपसे हूं कि आप संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं और टीवी पे बैठ के कितने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं आप। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है कि मैं निचली अदालत के फैसले को ऊपर की अदालत पे मैं चैलेंज करूं, और आप मेरे उस चैलेंज करने को आप ये चैलेंज कर रहे हैं। ये मेरी बात का उत्तर है, भारत की ये नहीं उत्तर देने वाले। और आपको टीवी एंकर टोक नहीं रही है। ये हमारा अधिकार है कि हम निचली अदालत के कोई फैसले को ऊपरी आप अदालत को समझाएंगे। कलीमुल हफीज मना कर सकते हैं ना कलीमुल हफीज आप अदालत को समझा देंगे, अदालत को ज्ञान दे देंगे। आप एंकर को भी समझाएंगे कि एंकर को कब बोलना चाहिए और कब चुप हो जाना चाहिए। आप सवाल उठाना ना, आपसे सवाल इसलिए था कि अदालत की मंशा पर सवाल है। आप गुमराह मत कीजिएगा इस डिबेट में। नहीं, आप अदालत की मंशा पर सवाल उठाने पर आपत्ति है, अदालत के फैसले को चैलेंज करने पर किसी को आपत्ति नहीं है। ये कंफ्यूजन आपके मन में होगी, मुझे पूरा यकीन है। जो 200 में दर्शक देख रहे होंगे उनके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। और दूसरी बात, जैसे सवाल पूछना आपका हक है ना, जैसे सवाल पूछना आपका हक है, ऐसे ही सवाल उठाना किसी और का भी हक है। आप सवाल उठा सके ये आजादी आपको मिलती है, और दूसरा सवाल उठाए तो आपको बुरा लग जाता है। स्वामी जी तो बहुत सेलेक्टिव है सर आप। थोड़ी देर पहले अभी शलभमणि त्रिपाठी ने आपसे कहा था, शलभमणि त्रिपाठी ने आपसे पूछा था जब ताजमहल पर अदालत ने फैसला दिया तो क्या वो मैनेज्ड फैसला था? तब आप चुप रह गए, आपने तो एक लाइन में जिक्र नहीं किया, एक लाइन नहीं आपने कही से। देखिए, अदालतों का काम है इंसाफ करना। नहीं, और इंसाफ किया या नहीं किया ये आप तय करेंगे। इंसाफ किया या नहीं किया ये आपकी सुविधा की राजनीति तय करेगी। आप तय करेंगे सर, आप तय कर देंगे। नहीं, स्वामी दीपांकर बात पूरी कीजिए, उसके बाद शलभमणि त्रिपाठी। जल्दी प्लीज। ये वो लोग कह रहे हैं अदिति जो 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात करते हैं, ये वो लोग कह रहे हैं जो 5 से 6 महीने CAA के लिए रोड रोक कर रखते हैं, और जब रोड रुकी होती है तो एम्बुलेंस को 5 किलोमीटर फालतू चक्कर काटकर जाना पड़ता है। ये वो व्यक्ति कह रहे हैं, हाथ में तिरंगा लेकर के मन में दंगे की भावना रखने वाले व्यक्ति हमें पढ़ा रहे हैं कि हमें यह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मगर कलीमुल हफीज साहब, मैंने आपके किसी विचार पर प्रश्न नहीं उठाया, मगर जो आप देश की न्याय व्यवस्था पर प्रश्न उठाते हैं तो मेरा अधिकार है कि मैं आपकी बात को कंडेम करूं। नहीं, आप अगर देश की न्याय व्यवस्था पर आज प्रश्न उठाते हैं तो पूरा देश आप पर प्रश्न उठाता है। संवैधानिक अधिकार को एक्सरसाइज करना मुझे आपने अब तक नहीं बताया, 5 मिनट बीत गए कि कौन सी मस्जिद में पूजा होती है, बताइए ना। पूरा देश सुन रहा है, वो बताइए, इधर उधर मत जाइए, बताइए मस्जिद में पूजा क्यों होगी? मस्जिद में पूजा अब से पहले हो रही है, का मतलब उसमें हर चौथे नवरात्र में, सुनिए, हर चौथे नवरात्र में श्रृंगार गौरी की पूजा न्याय की व्यवस्था नहीं उन्हें दी है, पता आपको? अब आपको पता नहीं है तो इसमें मेरी गलती सर। अलग है, मस्जिद अलग है सर, वो मस्जिद, वो परिसर अलग है, मस्जिद अलग है, आपको नहीं पता है। अगर सर आपको नहीं इस बारे में नॉलेज, वो परिसर अलग है, आपको इस बारे में नहीं नॉलेज है तो सर किसी की कोई गलती नहीं है। आपको नॉलेज नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है। आप कमरे से बैठ करके पूरी दुनिया हाँक रहे हैं, दिक्कत ये है। निकलिए यहां से, काशी बहुत दूर नहीं है, जाकर देखिए। सुनिए, स्वामी जी आप इतने सीनियर आदमी हैं, आप ऐसी गलतफहमी क्यों कर रहे हैं टीवी में बैठ के? कलीमुल हफीज जी मेरी बात ध्यान से सुनिए, मत बताइए। आपको बहुत अच्छा लगता है दूसरों को बताना, जजेस को समझाना, एंकर को भी समझाना, एक धर्मगुरु को भी समझा देना। सुनिए, आपका संवैधानिक अधिकार है ना कलीमुल हफीज जी, वो इस देश के हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, सिर्फ आपका नहीं है सर। और जो अधिकार है ना उसका एक आधार होता है, इसे सियासी पिच ना समझिएगा, अदालतें सियासी पिच नहीं है, बहुत संभल कर बात कीजिएगा। अगर अदालतें अपनी पर आ जाए ना तो ये जो बयानबाजी होती है ना राजनीति चमकाने के लिए, नोटिसेस इश्यू होने लगे जिस दिन, उस दिन राजनीति को कानून की समझ आ जाएगी। उनकी उदारता को, अपने काम के प्रति कमिटमेंट को हल्के में मत लीजिए सर। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूं आपसे, सिर्फ इतना, राजनीति को अदालतों से दूर रखिए। राजनीति कीजिए, आप नेता हैं, आपकी पार्टी है, बिल्कुल कीजिए, कोई नहीं रोक रहा। राजनीति का महत्व है लोकतंत्र में, लेकिन उनमें, अपनी राजनीति में
अदालतों को मत खींचिएगा सर, बस मैं इतना कहना चाह रही हूं। शलभमणि त्रिपाठी, आपने तो नहीं बोला कलीमुल हफीज, बार बार उन्होंने आपसे एक सवाल पूछा, जब ताजमहल पर फैसला आया और पिटीशनर को फटकार लगाई गई तो वो भी मैनेज था, वो भी मैनेज था। दो लाइन नहीं बोली उस पर आपने। तो मैडम आप जो है ना गलत, आप बिल्कुल गलत बयानी कर रही हैं। मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही, अलबत्ता आप मेरे मुंह में डालने की कोशिश कर रही हैं कि मैं अदालतों के खिलाफ बोलूं। मैं नहीं बोलूंगा। अच्छा। मैंने आपसे ये कहा कि अदालत के फैसले को चैलेंज करना मेरा संवैधानिक अधिकार है और इसीलिए किसने कहा कि अधिकार नहीं है? किसने कहा? ये पूरी डिबेट में किसी एक व्यक्ति ने आपसे कहा कि चैलेंज नहीं कर सकते आप, अधिकार नहीं है? नहीं, आप ये बताइए, किसी ने कहा आपसे चैलेंज नहीं कर सकते? ये ब्रह्म ज्ञान कहां से लेकर आए हैं आप, ऐसा कि किसी को नहीं पता है यहाँ पर? इस देश के हर सिटीजन को पता है उसका क्या अधिकार है और वो लोअर कोर्ट के फैसले को ऊपर की कोर्ट में चैलेंज कर सकता है सर। आप इतनी देर से, पिछले 40 मिनट से अगर ये नहीं समझ पाए, 40 मिनट में ये नहीं समझ पाए हैं आप, 40 मिनट कि अदालतों की मंशा पर सवाल उठाने को लेकर बहस हो रही है, तो सर मुझे नहीं लगता अगले 1 घंटे में भी आप समझ पाएंगे। अगले 1 घंटे में भी आप समझ पाएंगे, मुझे उम्मीद नहीं है उस बात की। शलभमणि त्रिपाठी सुन लीजिए, आप कर रहे हो भाई, हाईकोर्ट में कीजिए, हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में कीजिए, वहां पर रिव्यू पिटीशन लगा दीजिए। कौन मना कर रहा है सर? किसने रोका है? किसी ने रोका है आपको? किसी ने नहीं रोका। शलभमणि त्रिपाठी। अदिति जी, बहुत अजीब सी बात मुझे लगती है कि बार बार ये कहा जाता है कि हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार है। बिल्कुल सही बात है, संवैधानिक अधिकार है, हर किसी व्यक्ति का है। इस देश में जो भी रहता है हर किसी का संवैधानिक अधिकार है। लेकिन दूसरी तरफ एक किसी मामले को लेकर किसी बहुत बड़े समूह के भीतर इस बात को लेके छटपटाहट है, इस बात को लेके तकलीफ है कि उनके साथ अन्याय हुआ है और वो अदालत में जाते हैं, तो क्या उनको संवैधानिक अधिकार नहीं कि उनको अदालत सुने? अगर अदालत उस पर कहती कि नहीं ठीक है, ये मामला सुनने लायक है, ये मुकदमा चलने लायक है, तो क्या ये संवैधानिक अधिकार के दायरे में नहीं आता? आप इस बात को क्यों नहीं समझते कि देश बहुत आगे बढ़ चुका है, देश बहुत मैच्योर हो चुका है, चाहे वो किसी भी समाज के लोग हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये देश में हर कोई बहुत मैच्योर हो चुका है और हर किसी को पता है कि देश में जो हमारा लोकतंत्र, उस लोकतंत्र की दाद, हमारी न्यायिक व्यवस्था की दाद पूरी दुनिया देती है। तो मेरा सिर्फ आपसे ये अनुरोध है कि आप इसको लेकर इस तरह का एक नैरेटिव बनाने की बजाय कि दुनिया आप पर हंसे, दुनिया अगर भारत के लोकतंत्र पर हंसेगी, दुनिया अगर भारत की न्यायपालिका पर हंसेगी, तो चाहे कलीमुल साहब हो, चाहे हम लोग हो, ये हंसी हम पर भी होगी, हमारा भी मजाक उड़ेगा। तो हमारा सिर्फ आपसे निवेदन है कि आपका संवैधानिक अधिकार है तो उनका भी संवैधानिक अधिकार है, जिनको लगता है कि वो बाबा विश्वनाथ का मंदिर था, उस बाबा विश्वनाथ के मंदिर में वहां पूजा अर्चना की उनको अनुमति होनी चाहिए, वहां बाबा विश्वनाथ का शिवलिंग प्राप्त हुआ है, उसकी पूजा अर्चना करने का उनको अधिकार मिलना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक है, ये गलत है, तो इसको कोर्ट में जाके आपको कोर्ट के भीतर लड़ना चाहिए, बजाय इसके कि हम अपनी अदालतों को दोष दें, बजाय इसके कि हम अपनी जो संसदीय परंपरा है उसको दोष दें और ये सारा दोष देकर पूरी दुनिया के भीतर अपना खुद का माखौल उड़वाएं। मुझे लगता है कि बहुत न्याय संगत नहीं होगा। हम सबको धैर्यपूर्वक न्यायालय के आदेश की, न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। और ठीक है, आपके अपने अधिकार हो सकते हैं, आपके अपने तर्क हो सकते हैं, आपकी अपनी वजह हो सकती है, उनको अदालत के भीतर लेके जाइए। आपके विद्वान वकील लड़ेंगे, उनके भी विद्वान वकील लड़ेंगे। हम सब तो न्यायपालिका पर भरोसा करते हैं। न्यायपालिका ने ताजमहल पे जो कहा उसका भी सम्मान किया। जब न्यायपालिका ने कहा कि नहीं, ताजमहल का मसला बिल्कुल खत्म है और पिटीशनर को डांट भी लगाई, फटकार भी लगाई, यही न्यूज चैनल जिन पे आप आरोप लगाते हैं, न्यूज चैनल से खबर चलाई, इन्हीं एंकर्स ने उस खबर को पढ़ा भी कि नहीं ताजमहल पे फटकार लगी। तो अगर कोई निर्णय काशी विश्वनाथ को लेकर आ रहा है, कोई निर्णय ज्ञानवापी को लेकर आ रहा है, तो ठीक है, अदालत के भीतर उसको लेकर खूब उसकी पैरवी होनी चाहिए, खूब उसकी लेकर संवैधानिक अधिकार की लड़ाई होनी चाहिए। पर अदालतों का सम्मान हमें भी करना है, आपको भी करना है, क्योंकि यह मुल्क आपका भी है, हमारा भी है। ठीक है, जल्दी से एक कमेंट यहाँ पे फारूक इंकलाबी, ये रेबल राउजिंग, ये कम्युनल टेंशंस, मुसलमानों ने तो नहीं कहा, एक आम मुसलमान ने तो कुछ नहीं कहा, उसे तो अदालत पर भरोसा है। यही राजनीति भड़का रही है, उसे राजनीति भड़का रही है, डरा रही है। मुसलमानों को अदालत पे भरोसा है लेकिन हुकूमत पे भरोसा नहीं है। हमारे खिलाफ फैसले किए जाते हैं, फिर मुसलमान सहमा हुआ है, हम माइनॉरिटी में हैं, हम नहीं बात कर सकते हैं अपनी। जब हम कहीं पे बात करेंगे तो हम पे केस डाले जाते हैं, हमें जेल भेज दिया जाता है, हमें डराया जाता है, तो हम अपनी बात नहीं कर सकते। और मैं अभी भी कलीमुल हफीज साहब जो बता रहे थे कि हम केस को, इसको चैलेंज करेंगे, हम जरूर चैलेंज करेंगे, लेकिन हमें वहां भी इंसाफ की उम्मीद नहीं है, हमें कभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा। तो हम तो आपसे और खास करके भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साथी यहाँ पे बैठे हैं,
मैं तो इनसे यही कहूंगा कि आप हमारे हिंदुस्तान में जितनी भी पुरानी मस्जिदें हैं सबको गिरा के आप मंदिर बना दो। नहीं, एक सेकंड, अभी आपने क्या कहा कि ऊपर से भी इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं है आपको? एक सेकंड फारूक इंकलाबी, अभी आपने क्या कहा कि ऊपर की अदालत से भी इंसाफ की उम्मीद नहीं है आपको? हम तो आप ये बताइए। और दूसरा आप क्या कह रहे हैं कि मुसलमान हैं आप इसलिए केसेस दगा दिए जाते हैं और फिर अदालतें जो हैं उसमें आर्बिट्ररी ऑर्डर्स दे देती हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? क्या कहना चाह रहे हैं सर? हमें कहीं पे भी इंसाफ नहीं मिलेगा, ना तो एडमिनिस्ट्रेशन में मिलेगा आपकी, खास करके भारतीय जनता पार्टी की दौरे हुकूमत में तो हमें मुसलमानों को कहीं भी इंसाफ नहीं मिलेगा, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। अभी इन्होंने बाबरी मस्जिद की बात की थी, बिल्कुल पुरअमन तरीके से लोगों ने उस फैसले को माना है, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों सुनिए ध्यान से, आप एक बात ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए फारूक इंकलाबी, ताजमहल पर फैसला आएगा, ताजमहल पर फैसला आएगा, पिटिशनर को फटकार लगेगी। ये भारत की अदालत में ही हुआ है, ये कहीं मैं अमेरिका की अदालत का एग्जाम्पल नहीं बता रही हूँ आपको। नहीं, आपको पता होना चाहिए, आप भड़का रहे हैं और बरगला रहे हैं आप। ये मैं परमिशन नहीं दूंगी इस चैनल पर, इस बात की परमिशन नहीं दूंगी मैं। अब 2 जवाब आपको मिल रहे हैं, जवाब ले लीजिए। पहला जवाब सुबुई खान से लीजिएगा, उसके बाद शलमणि त्रिपाठी से लीजिएगा, जल्दी जल्दी लीजिए। जी लेकिन फारूक इंकलाबी जी, आप लोगों सुबुई खान, मैं आपसे ही जानना चाह रही थी आपके ऊपर कितने केसेस हैं? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अदिति, इनको प्लीज चुप कराइए। सबसे पहले तो इनका झूठ ऐसे ही एक्सपोज हो जाता है। ये जो पैनल दिख रहा है ना सामने नेशनल टीवी पर, देश का एक जाना माना चैनल, जिसमें 6 पैनलिस्ट में से 4 पैनलिस्ट मुसलमान को बैठाया जाता है। ये भारत में होता है मेरे भाई, ये सऊदी अरब में नहीं मिलेगा आपको, ये टर्की में या सीरिया में नहीं मिलेगा आपको, ये भारत में मिलता है। तो सबसे पहले तो ये नरेटिव और झूठ फैलाना बंद करिए कि कोई एहसान नहीं करिए। अगर आप मुसलमानों को यहाँ पर बुलाती है तो हम आपके एहसान के तले दब जाए, हम एहसान के तले दब जाए। आप क्या बात कर रही है, क्या बात कर रही है आप? मिल रहा है, आपको किसने रोका है? 2-4 को और ले आइए ना, जो हम तक ताल्लुक रखते होंगे। और आप ये कहते हैं कि 4 पैनलिस्ट रहा करिए, हम एहसान कर रही है, बंद करिए। तो कोई एहसान नहीं कर रहा है, कोई एहसान नहीं कर रहा है। आप मेरे पीछे आए दिन आप मुसलमानों के खिलाफ, माइनॉरिटी के खिलाफ क्या आ रही है, उसकी तरफ आपका ध्यान जाता है, उसकी तरफ आपका ध्यान जाता है। इसके कानून के जो केस है ध्यान से, एक सेकेंड सुबुई खान, सुबुई खान एक सेकंड दीजिए मुझे। और नीलोफर मसूद, आप ध्यान से सुनिए। इस देश में रूल को फॉलो करके, अदालत के फैसले को मान के कोई एहसान नहीं कर रहा, कोई एहसान नहीं कर रहा। मैडम, ये कर्तव्य है। जिन राइट्स की बात आप कर रही हैं उसी में आते हैं कर्तव्य। इस देश में मुझे कहना चाहिए विडंबना ये है, अधिकारों की बात तो मुखर अंदाज में की जाती है और कर्तव्य जो है वो पीछे कहीं छूट जाते हैं। तो सब सिर्फ अधिकार चिल्लाना चाहते हैं। तो मैडम, कोर्ट के ऑर्डर को मानकर कोई इस देश में एहसान नहीं कर रहा। और ये बात मैं किसी अल्पसंख्यकों के लिए नहीं कह रही हूं, ये बात मैं बहुसंख्यकों के लिए भी कह रही हूं। और इस देश में रहेंगे वही जो इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे, जो भारतीय होंगे। ये जो आप बार बार मुसलमान अभी जिस तरह से फारूक इंकलाबी ने कहा जेलों में डाल दिया जाता है, अदालतों से हमें इंसाफ की उम्मीद नहीं है, हमें एक विक्टिम नैरेटिव। आप या तो आप ये सब क्यों करना चाहते हैं? राजनीति के लिए ये डर, ये खौफ जरूरी है, ये आपको लगता होगा, ये जरूरत आपकी सियासत की होगी। आप सुन लीजिए सुबुई खान का जवाब। सुबुई खान 30 सेकेंड, उसके बाद शलमणि त्रिपाठी प्लीज। जी, एक आम मुसलमान ये देखकर अपनी आंखें आज खोल रहा है कि इस्लाम को राजनीति से जोड़ने वाले ये लोग केवल और केवल इस्लाम का मुसलमान नहीं जोड़ते कर रहे हैं। आप राजनीति करते हैं, मस्जिद में भारतीय सनातनी मुसलमान आज टीवी से यह अनाउंस करती हूँ कि मैं हर उस मस्जिद को मस्जिद मानने से इनकार करती हूँ जो किसी की हक करके, किसी का खून बहाकर, किसी का दिल दुखाकर बनाई गई हो। अल्लाह ताला ऐसी जगह पर पड़ी हुई नमाज हमारे मुंह पर फेंक कर मरेगा। अरे दारुल
जमीनों पर मस्जिद बनती है भाई, खरीदी हुई जमीनों पर मस्जिद बनती है, किया गया वही नमाज़ें अल्लाह कबूल करता है। लोगों के हक छीन नीलोफर मसूद और सुबुई खान में खयानत कर नीलोफर मसूद और सुबुई खान आप दोनों लॉयर हैं। एक सेकेंड प्लीज प्लीज आप दोनों वकील है भाई, मुझे तो लगा था दलीलें ज्यादा बेहतर तरीके से रख पाएंगी। इतना ही बता दीजिए ना, शंकर रस्तोगी जी क्या मांग रहे हैं? नीलोफर मसूद मैडम, उनके भी एक दो अधिकार तो उनके भी हैं। चलिए 100 ना होंगे, एक दो तो उनके भी हैं। अच्छा मैम, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जी उस दिन नहीं उड़ी थी जब 5 अगस्त कश्मीरी पंडितों को, अभी तो हम सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए, अभी तो मैंने सुन तो लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जी उस दिन नहीं उड़ी थी जब कश्मीरी पंडितों को अपना घर, अपने सपने, सुन लीजिए ना मैम, सुन लीजिए, अपने सपने छोड़कर घाटी से निकल जाना पड़ा था। उस दिन संविधान की धज्जी नहीं उड़ी जब पंडितों को कैंप्स में शरण लेनी पड़ी थी। उस दिन संविधान की धज्जी उड़ते हुए किसी को नहीं दिखी, उस दिन किसी को नहीं दिखी मैम, उस दिन नहीं दिखी। तो अब आप प्लीज सुनिए दूसरे पैनलिस्ट की बात, दूसरे पैनलिस्ट की बात सुनिए, दूसरे पैनलिस्ट की बात सुनिए, और आप और हम करना इस डिबेट में बंद कर दीजिए, क्योंकि इस डिबेट में आप और हम नहीं आते हैं, इस डिबेट में सिर्फ आते हैं हम आते हैं इसमें सिर्फ। अब ध्यान से सुनिए सुबुई खान की आवाज, अगर कोई भी इंटरप्ट करेगा ऑडियो डाउन। अदिति, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि अब समय आ गया है कि मजहब को और राजनीति को हम अलग अलग रख के देखें। पूरे विश्व में इस्लाम के नाम पर ये लोग यही कर रहे हैं। अरे हर मजहब के अवतार, प्रॉफिट्स, गुरुज जहां पे पैदा होते हैं, उस जगह से उनकी ऐतिहासिक और भावनात्मक जड़ें जुड़ी होती हैं, उनका सम्मान होता है, उस जगह के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इस्लाम के नाम पर ये पूरी दुनिया में कर रहे हैं। इनको मक्का भी अपना लगता है, ये जेरूसलम में यहूदियों से और ईसाइयों से भी लड़ते हैं, इन्हें भारत में अयोध्या, मथुरा, काशी भी चाहिए। आप कह रही हैं कि राजनीति और मजहब को अलग रखें, पर इस देश में तो इतिहास है, मजहब पर राजनीति हुई है। अदिति, कई पार्टियां बंद हो जाएंगी भाई, समय आ गया है। कई पार्टियों का नाम सिर्फ अदिति, और कई पार्टियों का नाम धर्म पर है, इलेक्टोरेट की राजनीति करते हैं, इनको मुसलमानों को पहचानने का समय आ गया है। मजहब हमारे दिल में धड़कता है, लेकिन हमारे मजहब के नाम पर अगर हमारे भाई बंधुओं को, हमारे पड़ोसियों को प्रताड़ित किया जाएगा, उनका दिल दुखाया जाएगा, उनकी हक तलफी की जाएगी, तो उसके खिलाफ बोलना ही ठीक है। जवाब ले लीजिए, जवाब लीजिए मैडम, आप जवाब लीजिए। नीलोफर मसूद, बाबरी मस्जिद का मुद्दा बिठाकर अब वाराणसी का मुद्दा उठाएंगे आप राजनीति में? यही कहना नीलोफर मसूद जी? बस यही लाइन आपको बोलनी है, यही सवाल है आपका? अरे मैं कह रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए, ठीक उन्हीं लाइनों पर जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का केस था, ठीक उन्हीं लाइनों पर शंकर रस्तोगी जी ने जो पिटीशन की हुई है कोर्ट में, वो क्या मांग रहे हैं कोर्ट से? मैडम, राम जन्मभूमि, अरे आप कहते हैं नेचर चेंज करना, नेचर चेंज। मैम सुन लीजिए, आपको कहाँ पे आपको लगा कि काशी में चेंज हो रहा है नेचर? मैं बता रही हूँ ना, मैं बता रही हूँ। अच्छा, वो मांग रहे हैं कि डिमोलिश कीजिए आप मॉस्क को, वो मांग रहे हैं ओनरशिप राइट, वो मांग रहे हैं कि मस्जिद के अंदर हम वहां पर डिस्कशन में आई है। मैम प्लीज मुद्दे पर रहिए, प्लीज मुद्दे पर रहिए। कल क्या हुआ? कल किस अर्जी पर फैसला आया? कौन सी अर्जी डिसमिस हुई कोर्ट द्वारा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा? मुद्दे पर रहिए प्लीज, मुद्दे पर रहिए। की एप्लीकेशन जो और जो जिस पिटीशन की यहाँ पर मैं जिस सूट की बात करी उसमें डिमोलिशन की मांग है क्या मैम? नीलोफर मसूद, जिस सूट की मैं बात कर रही हूँ उसमें क्या डिमोलिशन की मांग है? प्लीज मैम, प्लीज सवाल का जवाब। इस सवाल, कौन सा सवाल आपने मुझसे पूछा? अरे मैम, आप सुनेंगी तब तो सवाल सुनाई देगा, यही तो दिक्कत है। जिस सूट की बात की जा रही है उसमें क्या मस्जिद के डिमोलिशन की मांग है, जिसके खिलाफ ऑर्डर 7 रूल 11 की प्ली थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिसे कल डिस्ट्रिक्ट जज ने डिसमिस किया है।
मुझे बता दीजिए जो शंकर रस्तोगी ने एप्लीकेशन की वो किसने? मैं सवाल क्या पूछ रही हूँ, मैदान ना छोड़िएगा, मैदान ना छोड़िएगा, मैदान ना छोड़िएगा मैम प्लीज। जो 5 औरतों ने केस किया था ना, 5 महिलाओं ने, उसी में तो एप्लीकेशन शंकर रस्तोगी ने की है। क्या कहा है कि मस्जिद को डिमोलिश कर दीजिए? 5 महिलाएं ये कह रही हैं कि मस्जिद को डिमोलिश कर दीजिए, या ये कह रही हैं कि हमें पूजा का अधिकार मिले? मैडम आर्या की स्टेटमेंट आपने सुनी? नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, सवाल का जवाब दीजिए। 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है? क्या कहता है? किस बारे में है? नेचर ऑफ प्लेस चेंज नहीं होगा। यहाँ पूजा के अधिकार की बात हो रही है। सुब्रमण्यम स्वामी का रिएक्शन है क्या हमारे पास? जरा एक बार फिर से सुनवा दीजिए, मैडम को सुनवा दीजिए प्लीज, सुनवा दीजिए। उसके बाद शलभ मणि त्रिपाठी। 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट प्लीज। 1991 की जो एक्ट है उसमें इतना ही कहा है कि राम मंदिर को छोड़कर बाकी जो मंदिर मस्जिद ये सारे हैं 15 अगस्त 1945 के टाइम से उसको कोई छू नहीं सकता, उसका कोई विवाद नहीं उठा सकता, उसके लिए उसको ध्वस्त करने के लिए कह नहीं सकता। ऐसे उसमें धाराएं हैं। और इसमें कि तुम किसी जगह में पूजा नहीं कर सकते हो ये तो नहीं लिखा है। अब ये महिला जो लोग हैं उन्होंने ये नहीं कहा कि ज्ञान व्यापी मस्जिद को तोड़ दो, उन्होंने कहा कि यहाँ एक छोटे से किनारे में जहाँ मंदिर का एक हिस्सा भी है जो मस्जिद के साथ, मस्जिद की इमारत के साथ जुड़ गई है, वहाँ शिवलिंग है, तो इसीलिए हम वहाँ पूजा करने चाहते हैं। अब इसको कहां से कहां ला गए वो तो जो क्या कहा मैम? आपने सुना? आप क्या कह रही थी? मैडम आप वर्शिप एक्ट पढ़ लीजिए 1991 का क्या है। कह रही सुब्रमण्यम स्वामी, अच्छा बस आप ही ने पढ़ा है। आप अपनी इंटरप्रिटेशन, हमें एक कुना दे दो, हम वहाँ पूजा करेंगे। तो हमने भी तो कोई कुना नहीं मांगा मंदिर में कि हम वहाँ नमाज पढ़ लेंगे, हमने तो नहीं मांगा। अच्छा आपको ये दिक्कत हो रही है कि मस्जिद में आपने किसी मंदिर में कोना नहीं मांगा? आपका कोई ऐसा केस है अदालत में? नहीं मैडम पहली बात, एक बात ध्यान से, आप अलो करेंगी? नहीं बता दीजिए। आप मुझे ये बताइए ना, आप ये बताइए मुझे 2-4 एग्जाम्पल बता दीजिए जहाँ पर मस्जिद तोड़ के मंदिर खड़ा कर दिया हो, बता दीजिए आप मुझे। डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ। मैम डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ठीक है, मुझे बता तो दीजिए 2-4 ऐसे एग्जाम्पल जो आप बार बार यहाँ पर जो कहना चाह रही हैं उसके 2-4 एग्जाम्पल मुझे बता दीजिए। लिखा गया है 16वीं सदी में, अगर वहाँ मंदिर था 16वीं सदी में। अच्छा अगर आप ब्रिटिश जमाने में देखेंगी कि जो वहाँ मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ सवाल, मैं आपसे क्या सवाल पूछ रही हूँ आपको? मैं तो शंकर रस्तोगी की एप्लीकेशन बोल रही हूँ किया। आपसे सवाल कुछ पूछूंगी मैडम, आप जवाब कुछ देंगी और वक्त जाया करेंगी, और आपको लगता है ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब आप जवाब ले लीजिए। शलभ मणि त्रिपाठी, उसके बाद कलीमुल हफीज, उसके बाद स्वामी दीपांकर, प्लीज। देखिए बार बार राम जन्मभूमि के फैसले को इस तरह से उसका उदाहरण देते हैं। मैं आदरणीय कलीमुल साहब को भी सुन रहा था, नीलोफर जी को भी सुन रहा था, फारूक साहब को भी सुन रहा था, ऐसे उसकी नजीर देते हैं जैसे कितना बड़ा कोई अत्याचार हो गया, अन्याय हो गया। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि आप इस देश की न्यायपालिका पर भरोसा नहीं करते। तब जबकि न्यायपालिका ने वो निर्णय दिया, तमाम सारे जजेस उसमें मंथन किया, उसके बाद निर्णय आया, आप बार बार उसका नजीर इतने नेगेटिवली देते हैं कि आप इससे साबित करते हैं कि नहीं आप उस कानून को, उस न्यायपालिका को, संविधान को नहीं मानते। दूसरी बात कि इस पूरी डिबेट को आप पीछे अभी आप देख लीजिए रिवाइंड करके, किसने केवल मुसलमानों की बात की, किसने केवल हिंदुओं की बात की? क्या मैंने केवल हिंदुओं की बात की? इल्जाम तो मुझ पर लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हुकूमत करने वाली पार्टी, हिंदू मुसलमानी बात होगी, लेकिन केवल जो लोग जब मंदिर और मस्जिद की बात करेंगे तो हिंदू और मुसलमान ही है ना, और कौन सा तबका है जो वहां जाता है? बता दीजिए कौन जाते हैं वहां पर? अरे मुझे बोलने दीजिए। आप इस पूरी डिबेट को पीछे जाकर देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये कौन लोग हैं जो सिर्फ मुसलमानों की बात। आप इस देश में रहते हैं, इस देश की माटी में पलते बढ़ते हैं, इस देश के 130 करोड़ लोग जो टैक्स देते हैं, टैक्स से आप पलते बढ़ते हैं, उससे अपनी दुकान चलाते हैं, दुकान में आप जो सत्ता पाने की कोशिश करते हैं हिंदू मुसलमान करा के, तो आपके हिंदू और मुसलमान सब समझते हैं।
हिंदू और कभी मुसलमान सब प्रकाश समझते हैं कि आप ओछी राजनीति कर रहे हैं। इस राजनीति से आप छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि देश बहुत मैच्योर हो चुका है और आपकी दुकान बंद हो चुकी है, क्योंकि आप केवल एक तबके की राजनीति करते हैं, आप केवल एक तबके को नफरत की आग में झोंकना चाहते हैं, आप केवल एक तबके को भड़काकर इस देश में दंगा फसाद कराना चाहते हैं। तो आपकी दुकान इस देश की जनता ने बंद कर दी है। आपका जो हश्र हो रहा है उससे भी बुरा हश्र होने वाला है, क्योंकि आप नफरत की राजनीति करते हैं, क्योंकि आप धर्म की राजनीति करते हैं और इस देश में धर्म की राजनीति की दुकान बंद हो चुकी है। आप जैसी छुटभैया पार्टियों का हश्र बहुत बुरा होने वाला है। आपकी छुटभैया पार्टियों की हालत बहुत बुरी होने वाली है, क्योंकि आपकी दुकान बंद हो चुकी है। अब ये देश आपके हिंदू मुसलमान में पड़ने वाला नहीं है। आप लाख नफरत करिए, आप लाख जहर बोइए, और ये देश चक्कर में पड़ने वाला नहीं है। आपकी दुकान बंद होकर रहेगी और आपकी कोई सियासत हैसियत नहीं बचेगी। ठीक है, ठीक है। कलीमुल हफीज। त्रिपाठी साहब को मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि जब बाबरी मस्जिद को उत्तर प्रदेश की सरकार का एफिडेविट देने के बाद भी ढा दिया गया था, तो देश की पूरी राजनीति, मैं अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी दोनों के शर्म से सर झुक गए थे। उस वक्त के अखबार उठा के देख लीजिए कैसे शर्मसार हुआ था पूरा देश का लोकतंत्र शर्मसार हुआ था। ये कह रहे हैं कि नेगेटिव पेश कर रहे हैं, अरे वो नेगेटिव है, सरकारों का झूठ है, इसलिए हम उसे नेगेटिव बता रहे हैं। और ये बात यहीं तक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्ति रखने को भी क्रिमिनल एक्ट माना है, और वही कांग्रेस सरकार थी जिसने उसका दरवाजे खुलवाए, फिर शिलान्यास कराया, और वही फिर आपकी सरकार थी जिसने दिन के उजाले में उसको ढा दिया। इसलिए हम उसको आपको नजीर पेश कर रहे हैं कि आप फिर वैसे ही इस देश को उसी अंधकार में ले जाने की तरफ एक दूसरी कोशिश कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे बात आई है मुसलमान। अरे भाई, आप जब पड़े मुसलमानों के पीछे हो, उनकी अजान, उनका खाना, उनका हिजाब, उनका मदरसा, उनकी मस्जिद, सब उनके पीछे पड़े हुए हो, तो क्या करेगा मुसलमान? अपने लिए अपनी वो गुहार भी नहीं लगाएगा इंसाफ की? फिर आपको इतना भी सुनना बर्दाश्त नहीं है, इसलिए बात मुसलमान हो रही है। तीसरे नंबर पे आप बात आई है, जिसकी बहस चल रही है, ये अपील, ये प्रेयर लेके हम सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो अगर सुप्रीम कोर्ट इतना ही, जितने आप लोग यहाँ पे विद्वान लोग बैठे हुए हैं जो कह रहे हैं कि वो साहब मेंटेनेबल है और 1991 एक्ट उसमें अप्लाई नहीं होता, तो फिर सुप्रीम कोर्ट वही रिजेक्ट कर देता। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए और वहां के हाई कोर्ट जाइए? फैक्चुअल करेक्शन है आपके लिए, फैक्चुअल करेक्शन है, फैक्चुअल करेक्शन है। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा, ऑर्डर पढ़िए, 26 पन्नों का ऑर्डर पढ़िए, 26 पन्नों का ऑर्डर पढ़िए। हाँ, लेकिन हम कह रहे हैं तथ्यों को, तथ्यों में और ज्ञान में फर्क करना सीखिए, तथ्यों में और ज्ञान में फर्क करना सीखिए, बिल्कुल सीखिए। स्वामी दीपांकर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से एक कमेंट आपका। मैं मात्र बस इतना कहना चाहता हूं अदिति, इस चर्चा के समापन पर अर्थ कुल मिलाकर पूरी डिबेट का मैं जितना समझ पाया हूं कि अगर कोई व्यक्ति हमारी वेदना, हमारे भाव, हमारी आस्था या उसके अभिप्राय की अगर वार्ता करेगा तो बहुत चिल्लाया जाएगा, बहुत शाउट किया जाएगा, बहुत तरीके से डराया जाएगा। मगर अगर इसी तरह की परिस्थिति है तो गूगल सभी के पास है, सिर्फ इतना सा सर्च कीजिए कि कौन सा ऐसा देश है जिसका देवता अदालतों में जाता हो। राम के साथ यही हुआ, महादेव के साथ यही हो रहा है और आगे योगेश्वर के साथ भी यही होगा। जिस प्रकार की परिस्थिति हम लोगों पर गुजरती है, 1 घंटे बाद कभी हमसे पूछा जाता है कि 10,000 कमरे थे, कौन से कमरे में जन्मे थे, कमरा नंबर बताइए, कभी आधार कार्ड बताइए। ये फेयर नहीं करते हैं, ये जब बोलते हैं ना तब और लोग समझते हैं कि जिस प्रकार की ये बीच में घटना या बीच में इस तरीके की बातें बोलते हैं कि समझिए कि ये आपको बोलने तक नहीं देना चाह रहे। आज हम बोल नहीं पा रहे, भविष्य क्या देखें? आप बोलते रहे, मैं कब से सुन रहा हूं। क्यों स्वामी जी ऐसी बातें कर रहे हैं आप टीवी? अच्छा, मतलब कोई बात मत कीजिए, आगे से बात है। सुनिए कलीमुल साहब, एक बात बड़े ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपसे जुड़ा कोई व्यक्ति आए तो उसे ज्ञान बांटिए, किसी आध्यात्मिक गुरु को बांटने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना उत्तर आप पर संभलेगा नहीं। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं, आप अपने लिए उत्तरदायी हैं, किसी सन्यासी, किसी साधु के लिए नहीं। अपने को क्लियर रखिए। देखिए, जब सरकारें चाहती हैं मैं इतना तुमसे हो जाती है, जब सरकारें नहीं चाहती, कलीमुल साहब इतना कह रहा हूं, देवता जो है वो अदालतों में जाते हैं। रोका क्यों नहीं जाता, मुझे ये समझ नहीं आता। मैं आपके खिलाफ, ये तो बहुत फेयर नहीं है, ये सब आपके खिलाफ नहीं, मैं आपके फेवर की बात कर रहा हूं। ऑडियो डाउन कर दीजिए। ये इस तरह से तो बिल्कुल फेयर नहीं है, ये किसी के बीच में बोलते हैं, ये ऐसे हैकल कर देते हैं। मैं मात्र इतना कहना चाहता हूं, कलीमुल साहब, जो आपसे जुड़ा व्यक्ति है उसे ज्ञान दीजिए, मगर किसी सन्यासी, किसी आध्यात्मिक व्यक्ति को ज्ञान की आपकी आवश्यकता नहीं है। बस इतना सा कहना चाहता हूं। 20 सेकंड्स, मुझे डिस्कशन क्लोज करना है, प्लीज।
देखिए, मैं कह रहा हूं कि अभी कलीमुल साहब बहुत ज्ञान दे रहे थे। इनकी पार्टी का नाम सुन लीजिए, क्या है, ऑल इंडिया मुसलमान। तब तो आपकी पार्टी कब बनी? आप कह रहे हैं अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और आपकी पार्टी का इतिहास क्या है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, हर कोई सबके बारे में जानता है। आज अगर प्रधानमंत्री जी बात करते हैं तो वो 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करते, हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते। और नीलोफर जी कभी उत्तर प्रदेश आकर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद एक डिस्ट्रिक्ट है जहां पर कन्याधन योजना का अगर लाभ मिला है तो 40% मुस्लिम बहनों को मिला है। आज अगर राशन प्रधानमंत्री जी मुफ्त बांट रहे हैं तो उसमें हिंदू मुसलमान नहीं बांट रहे। जाकर देखिए, जिन गरीबों के घर में राशन नहीं था वहां आप राशन पहुंचाने नहीं जाते थी, क्योंकि आपकी पॉलिटिकल दुकान तो बंद हो चुकी, आपको केवल सत्ता चाहिए। वहां प्रधानमंत्री जी राशन पहुंचा रहे हैं, वहां प्रधानमंत्री जी सहायता कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी पूरे देश की बात करते हैं, आप नफरत की बात करते हैं। कलीमुल साहब, आप भी नफरत की बात करते हैं, लेकिन नफरत की दुकान बंद हो चुकी है। चलिए, मैं इस डिस्कशन को यहीं पर क्लोज करूंगी, मेरे पास समय का अभाव है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी न्यूज पर खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए जी न्यूज।